हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 4 मेथड्स एंड टेक्निक्स इन रिसर्च ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपके बुक के टॉपिक्स हैं। ऐसी पूरी बुक में चैप्टर्स दिया हुआ होता है, नहीं इसकी बुक में पॉइंट वाइज। चौथा चैप्टर है तो 4.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। पहले में हिस्टोरिकल मेथड, सेकंड में लेबोरेटरी या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड, तीसरे टॉपिक में आपकी फंक्शनलिस्ट मेथड, चौथे में इम्पेरिकल मेथड, पांचवें में सोर्सेज ऑफ डेटा, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चैप्टर बेस्ड होता है हर चैप्टर्स में। ऐसे ही चैप्टर गिवन होते हैं पॉइंट में। बुक क्लीन कम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया, बाकी आप NIOS की वेबसाइट पर जाके बुक डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर वाइज। थोड़ा सा उसमें जो उसकी है क्लीनिंग कम है बुक की, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन ही करा देते हैं ताकि आपके एग्जाम में सीधा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो सकते हैं। क्योंकि मोटिव यही है, हमारा मकसद यही है, हमें पास होना है बस। तो इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें शॉर्टकट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हम पास हो जाएंगे आसानी से। पहले जो टॉपिक है उसमें आपको गिवन है पहले क्वेश्चन में 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, डिफाइन वैल्यूज, डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन्हीं 4 टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एग्जाम में आया है। NIOS के एग्जाम 3 घंटे का होता है, 29 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग हैं, 1, 2, 4, 6। इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक बार देख लेते हैं लेसन 4 मेथड्स एंड टेक्निक्स इन रिसर्च ऑफ सोशियोलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट को हम जानने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, नहीं तो हम उस सब्जेक्ट को कभी भी नहीं जान सकते वो है क्या, उसमें काम कैसे करना है, वो बना क्यों है, उसकी वैल्यू क्या, ये सब जानने के लिए मेथड यूज होता है। जैसे अगर हमें जानना है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है तो उसके लिए टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा ग्रुप है। वैसी मेथड है पूरी प्रोसेस कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तब कंफर्म होगा। वैसे ही सोशियोलॉजी में हमें किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल करनी है तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है, टेक्निक्स यूज़ होता है। उसके बाद रिसर्च की जाती है कि क्यों है, कैसे है, पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, अगर यही सिनेरियो होगा, यही सिचुएशन होगा तो फ्यूचर में कैसे चेंजेस आएंगे। तो यही एक मेथड होता है जिसके आधार पर हम चीज़ों को तय करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आज से कई साल पहले डिफरेंसेस थे, जेंडर इनइक्वालिटीज़, कि लड़कों को आज़ादी बहुत था, यानी अगर पावर की बात की जाए तो जन्म से ही उन्हें राइट्स दिए जाते थे। आज ये चेंज हुए हैं। आज इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ये चेंजेस आप देख सकते हैं कि नहीं, ये बहुत चेंजेस आया है, इसमें आज हर जगह इक्वालिटी को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको पता होगा, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। जैसे आपने देखा ही है कई सारे UPSC के इंटरव्यू लेते हैं, शॉर्ट्स में आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे। इंटरव्यू कुछ वैसा ही होता है। इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जैसे कि परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स हैं। उसके बाद अगर नाम आपका डिफिकल्ट रखा गया, किसी रिलीजियस में या किसी टर्म्स में रखा गया आपका नेम, तो उस नेम की मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन फिक्स नहीं है, वो बेस्ड है। किसी का नाम ईजी है, नाम लेते ही सब समझ में आए कि नेम की मीनिंग क्या है तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर नेम की मीनिंग निकलती है, कुछ मोटिव निकलता है तो पूछी जाएगी नेम। ये एक रूल है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन 2 टाइप से होते हैं, एक फिक्स क्वेश्चन और एक अनफिक्स, जो फिक्स नहीं होते। अब एक बार आंसर में देखते हैं। इंटरव्यू इज द मेथड ऑफ सोशल रिसर्च बाय विच द इंटरव्यूअर कलेक्ट्स फैक्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेंट थॉट थ्रू कन्वर्सेशन। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो बोला गया है, इंटरव्यूअर के पास कलेक्ट्स होता है फैक्ट का। बेसिकली जो भी इंटरव्यू देखते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में, उन सब में एक कॉमन चीज़ होता है कि उनके पास कुछ फैक्ट होते हैं। अब जहाँ पे भी आप जॉब करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक में इंटरव्यू लिया गया, अब आप सोचते हैं डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए तो सेम इंटरव्यू होगा, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट होगा। उनके फैक्ट अलग होंगे, उनके डेटा अलग होंगे, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो जहाँ पे आप जाएंगे उनके पास कुछ फैक्ट पहले से होंगे तो वो फिक्स क्वेश्चन बनेंगे।
अब आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपकी जो माइंड ऑफ प्रेजेंस है वो देखकर क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। तो ऐसी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है इंटरव्यू। एक होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इन अ स्ट्रक्चर इंटरव्यू द इंटरव्यूअर आस्क द इंटरव्यू प्रोवाइड ए प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन इन अ सर्टेन सीक्वेंस एंड द आंसर गिवन बाय द सब्जेक्ट आर रिकॉर्डेड इन अ ह्यूमनीज फॉर्म। अब बिल्कुल यहाँ पे एक वर्ड यहीं पे दिया गया है, प्रोवाइड प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। बिल्कुल ये पहले से ही फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि हमें यही क्वेश्चन पूछने हैं, तो कंफर्म क्वेश्चन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता, यहाँ पे सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पूछे जाते हैं। इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द क्वेश्चंस एंड द इंटरव्यू आस्क इंटरव्यूज आर नॉट प्री डिटरमाइंड एंड आर नॉट आस्क इन स्पेसिफिक ऑर्डर। बिल्कुल अब क्वेश्चन फिक्स थे कि अगर आप जॉब करने वाले हैं किसी ऑफिसर बेसिस पे तो क्वेश्चन फिक्स होंगे। कुछ आपको सिचुएशन दी जाती है, वो सिचुएशन अभी है नहीं ना, आपने देखी है, बस बुक में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग पूछ लिया गया, आपकी नेम के अकॉर्डिंग पूछ लिया गया, रिलीजियस के बेसिस पे पूछ लिया गया। तो कुछ अनसर्टेन क्वेश्चन होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं या बैंक के लिए आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू वहाँ भी होगा, तो आपने वहाँ भी कुछ चीज़ें डिटरमाइन करनी होती है कि अब वो ऐसे सिचुएशन आपसे पूछेंगे कि मान लो कोई ऐसा आ गया जो व्यक्ति के पास पहले से ही कर्ज है और फिर कर्ज लेने आ गया, वो बड़ा आदमी है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। यह अनसर्टेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिक्स नहीं है। बैंक के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जैसे नेम, आपका एरिया का है, रहना का है, कुछ वर्क कि आप काम कैसे मैनेज करोगे, सिचुएशन अगर इम्बैलेंस होगा तो कैसे मैनेज करोगे ये। लेकिन कुछ अनस्पेसिफिक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन से बोला जाता है आप कैसे निकलोगे, वो अनफिक्स क्वेश्चन होते हैं। वो हर इंटरव्यू में ये फिक्स है। ये इंटरव्यू 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू, एक अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन सेकेंड, डिफाइंड वैल्यूज, व्हाट आर द 3 जनरल टाइप्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू बताने की जरूरत आपको है नहीं, ये वर्ड पहले आपने बहुत बार सुना है, लेकिन यहाँ हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम पानी पीते हैं तो हमें पता है पानी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या, अगर नहीं मिलेगा तो हमारी क्या कंडीशन होगी। ऑक्सीजन की वैल्यू हमें पता है कि कितनी वैल्यू ऑक्सीजन की। हम अगर वर्ल्ड वाइड सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें पता है मनी की वैल्यू कितनी है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू हमें ये बताता है कि हमारी लाइफ स्टैंडिंग कैसी है। लेकिन सोशियोलॉजी में ये सब एक्सपेक्ट डिफरेंट है। सोशियोलॉजी में कुछ पैरामीटर है जिसके आधार पर वैल्यू को तय किए जाते हैं। वो पैरामीटर है आपके लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इफिशिएंसी, कमिटमेंट, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिपेंडेंस होता है ना, ये डिपेंडेंस का ही फॉर्म है। प्रायोरिटिज्म बोलते हैं प्राथमिकता, कि आप किस काम को सबसे पहले या सबसे आगे रखते हैं। रिस्पेक्ट, लास्ट है आपका करेज। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं पैरामीटर के, लेकिन बेसिकली हम इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि वैल्यूज कितनी है। डिफिनेशन आपने खुद रीड कर लेना है, सीधा हम देखते हैं टाइप्स। द 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज स्टूडेंट्स शुड एक्सप्लोर। कैरेक्टर वैल्यूज, कैरेक्टर वैल्यूज आर द यूनिवर्सल वैल्यूज दैट यू नीड टू एग्जिस्ट एज अ गुड ह्यूमन बींग। वर्क वैल्यू, बिल्कुल कैरेक्टर वैल्यू ये आपको बताता है वो आप कैसे इंसान हो। स्कूल में आपने अगर पढ़ाई किया है तो वहाँ पे हर साल या फिर स्कूल के जब आपकी एंडिंग होगी तो एक सर्टिफिकेट दी जाती है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो लिखित है। लेकिन रियलिटी में कैरेक्टर वैल्यू ये बताता है कि आप कैसे ह्यूमन हैं, आप कितने चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, सोशल हो, वर्किंग हो और आपका फैमिली हो, इन सब को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप सही से सब कुछ चला रहे हैं तो आप एक गुड ह्यूमन बींग है। उसके बाद हेल्पिंग नेचर कितना है, तो इन सब को देखने के बाद एक कैरेक्टर तय की जाती है, तो उसे ही बोलते हैं कैरेक्टर वैल्यू। वर्किंग वैल्यूज आर वैल्यूज दैट हेल्प यू फाइंड व्हाट यू वांट इन अ जॉब एंड गिव यू जॉब। अब बिल्कुल वर्किंग वैल्यू सिर्फ आपको इतना हेल्प कर सकता है कि आप ये फाइंड कर सको कोई कौन सा जॉब आपको चाहिए। बोलते हैं ना हमें ये जॉब चाहिए, ये जॉब चाहिए, तो वर्किंग वैल्यू ही बता सकता है। अब जॉब तो बहुत टाइप्स के, एक सीधा कैटेगराइज कर देते हैं A B C D, 4 कैटेगरीज में जॉब है हर फील्ड में।
साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, वोकेशनल हो, इन सब फील्ड में ये 4 कैटेगरीज की जॉब कॉमन है। तो हमें ये फाइंड करना होता है कि किस जॉब की कितनी वैल्यू, उसके बाद क्राइटेरिया तय होता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं है। अगर लायक नहीं है तो कितना हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा थोड़ा पेशेंस रखकर, तो हम उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग है वो ग्रेड सी और डी के लिए परफेक्ट होते हैं पहले से ही, लेकिन बी और ए के लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे खुद में, माइंड में, वर्किंग में, लाइफ स्टाइल में, टाइम टेबल में, इन सब में चेंजेस करने पड़ेंगे। जितनी जरूरत होगी उतनी, पूरा नहीं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद सेटिस्फेक्शन, अगर हमें प्यास लगी है, पानी पी लिया, उसके बाद हमें सेटिस्फाइड हैं कि चलो फाइनली हमारी प्यास बुझ गई, पानी पी लिया, इसे ही बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। अगर पानी पी के भी गिल्ट रह जाए कि यार पानी पी लिया है, नहीं अब तो कुछ क्या करें, तो यहाँ सेटिस्फेक्शन वैल्यू नहीं आया है। तो डिफरेंस आपको पता लग गया होगा सेटिस्फेक्शन में कि हमने काम किया, उसके बाद हम हैप्पी अंदर से, ठीक है बस। उसके बाद होता है पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ नॉर्मली खुद को ही बोलेंगे कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं। ओवर वैल्यू होता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, सुप्रीम बना देते हैं। तो सुप्रीम जो वर्ड है ना, वो पर्सनल वैल्यू में आता ही नहीं है। पर्सनल वैल्यू कि आप जो हैं रियल बेसिस पे कितने, तो अपने आप को बेस्ट एक कैटेगराइज की जाती है या फिर वैल्यूज़ दी जाती है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम यहाँ पे लाइव हैं, जीवित हैं, तो हम बेस्ट हैं, बस इतना वैल्यू होता है। उसके बाद हम वर्किंग कर रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये वैल्यू के कुछ पैरामीटर है जिससे हम जज कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ है कि हम अपने आप को इसी आधार पर बेसिकली वैल्यू देते हैं। और दूसरा वैल्यू है कि काम के बेसिस पर वैल्यू देते हैं, थॉट्स के बेसिस पर देते हैं। तो ऐसे भी कई लोग अपने आप को वैल्यू देते हैं, लेकिन ये बिगेस्ट नहीं है। बिगेस्ट यही है कि आप लाइव हैं, आप वर्किंग बेस्ट करें, बस इतना ही है वैल्यू का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हर किसी के हिसाब से अलग डिफिनेशन हो सकता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। बिल्कुल, अब डेटा कलेक्शन क्यों होता है, किस लिए करते हैं, इसका रीजन जानना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि डेटा कलेक्शन कितने टाइप्स के। हम विधि तो तब जानेंगे ना जब हमें पता ही नहीं कि मिठाई होता क्या है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि कितने टाइप्स का है। पहले ये जानना पड़ेगा ना स्वीट डिश होती क्या है। तो यहीं पे डेटा कलेक्शन एग्जैक्ट होता क्या है। डेटा कलेक्शन इसलिए की जाती है ताकि हम फ्यूचर में ये जान सके कि सिचुएशन कैसी थी। अब जैसे स्कूल में एक डेटा ली जाती है अटेंडेंस, सबको पता होगा जो 10वीं तक स्कूल से पढ़े होंगे या 8वीं तक या 5वीं तक भी पढ़े हैं, बाकी अपने आगे जैसे भी किया हो क्लियर, या 8वीं तक जिस क्लास तक भी आप पढ़े, वहाँ पे एक रूल चलता है अटेंडेंस। अटेंडेंस ही एक ऐसा फॉर्म है जो आपको इजी वे में समझ आएगा। अटेंडेंस से टीचर को 2 चीज़ क्लियरिटी होती है कि स्टूडेंट कितने आते हैं क्लास में रेगुलर, कितने एब्सेंट होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट किस दिन को नहीं आते हैं। ये 3 चीज़ों की क्लियरिटी होती है। यानी हमें कोई ना कोई डेटा लेते हैं ताकि हम जान सकें कि सिचुएशन कैसी है, जो काम कर रहे हैं वो कितना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और कितने उसमें पार्टिसिपेंट्स करने वाले लोग हैं। तो ये है। अब पहला होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है सर्वे, तीसरा होता है केस स्टडी, चौथा होता है क्वेश्चनर और 5वां इंटरव्यू। तो देख लेते हैं डायरेक्टली। ऑब्जर्वेशनल इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ कलेक्शन इंफॉर्मेशन इन सिचुएशन वेयर मेथड्स अदर द ऑब्जर्वेशन कैन नॉट प्रूव यूजफुल वोटर्स बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन का एक एग्जांपल आप सीधा ले सकते हैं इलेक्शन का। जब इलेक्शन होता है ना, उससे पहले ही मीडिया वाले जाके जनता से 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्टी आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है, कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। सबसे यही क्वेश्चन पूछते हैं। अधिकतर मीडिया जो होती है वो यही क्वेश्चन पूछती है। इसे बोलते हैं एग्जिट पोल, जिसके ऊपर ज़्यादा लोगों की सहमति होती है ना कि ये नेता अच्छा है या ये पार्टी अच्छा है, तो एक्सपेक्ट की जाती है कि वही सत्ता में आएगा या उसी की पार्टी जीतेगी। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन के आधार पर निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन या रिजल्ट निकालना। सेकेंड है सर्वे। सोशल सिक्योरिटी इज a systematic and comprehensive study of a particular community with a view to analysis a social problem with a diagnosis purpose in mind। बिल्कुल, सर्वे क्यों की जाते हैं? सर्वे का एक ही रीज़न होता है कि हम एक सिक्योरिटी जो सोशल सिस्टमैटिक सिक्योरिटी है
वो बना गया। दूसरा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम जान सकते हैं सर्वे से। अब जनगणना की सर्वे नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा कि इंडिया की जनसंख्या कितनी है। ये अगर हम बोलते हैं कि 125 करोड़ है तो जनसंख्या काउंट की गई है आधार कार्ड के बेस पर या फिर सर्वे कराकर, यही मेथड यूज़ किया गया है, तभी हमें पता है। अगर सर्वे ना हो तो ये जानकारी नहीं होगा। दूसरा कि कितने जेंडर के लोग कितने हैं, किस एज के लोग कितने, ये सब भी जानकारी हमें मिलता है। चौथा कि रिलीजियस के कैसे हैं, रिलीजियस के कितने टाइप्स के लोग हैं, तो ये भी पता लगता है सर्वे बेसिस पर। तो इसीलिए सर्वे से हम जान सकते हैं कि हमारा सिस्टमेटिक जो सिस्टम है वो ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर कमी है तो हम ठीक करने की उससे कोशिश करते हैं। अगर गवर्नमेंट हो तो, अगर आप गवर्नमेंट नहीं हो तो छोटा मोटा सर्वे स्टूडेंट को भी दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी लेते हैं स्पेशली, तो उन्हें सर्वे दिए जाते हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स के, तो वो सर्वे उन्हें करके लाना होता है, या आप गूगल से भी कर सकते हो, जो स्टूडेंट पहले कर चुके हैं उनके पोस्ट से। तीसरा इसमें फॉर्म है केस स्टडी। केस स्टडी आप सीधा समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कई सारी मूवी केस स्टडी के आधार पर ही तय की जाती है। जैसे एक मूवी आई थी, परमाणु मूवी थी जॉन इब्राहिम की, उसमें दिखाया था कि परमाणु ऊर्जा का जो आपको करना था एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट पहले फेल हुआ, इसीलिए उस केस स्टडी के आधार पर सेकेंड टाइम परमिट नहीं मिल रहा था, फोर्सफुली परमिट लिया गया और फोर्सफुली परमिट लेने के कारण वो फेल हो गया। तीसरी बार गवर्नमेंट खुद ही कोऑपरेट करी थी और सब कुछ सही हुआ तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं केस स्टडी के आधार पर निष्कर्ष या काम के ऑर्डर तक देखे जाते हैं कि काम राइट है या रॉन्ग है, या फिर जो रूल्स के अकॉर्डिंग है या रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये केस स्टडी के आधार पर भी तय किया जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले से क्वेश्चन रेडी होता है, क्वेश्चन फैमिली होते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि हम जनगणना पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यही बोलेंगे फैमिली में कितने मेंबर हैं, एज पूछेंगे, जेंडर पूछेंगे, रिलीजियस पूछेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को पूछेंगे। ये सब फैमिली क्वेश्चन है। अगर हम पूछें कि यहाँ आपकी फैमिली क्यों है, किस लिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये फालतू क्वेश्चन है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो फैमिली क्वेश्चन पता लग गया और डिफरेंट क्वेश्चन पता लग गया। सिर्फ सिंपलिसिटी रखी जाती है ताकि इजी वे में काम हो सके, काम को टफेस्ट ना बनाया जाए। इंटरव्यू हम पहले बात कर चुके हैं। इंटरव्यू इसलिए होता है, डेटा कलेक्शन के मेथड है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर, दो टाइप्स के। क्वेश्चन फोर्थ है, यहाँ पे आपको लास्ट है ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट के लाइफ में होना चाहिए। मेरा ये थॉट है कि सभी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेटरी आनी चाहिए। ऑब्जर्वेटरी से कई बार ऐसे होते हैं मुश्किल सिचुएशन से खुद निकल जाते हैं। हमें ऑब्जर्वेटरी आएगी नहीं तो कभी भी सक्सेस और फेलियर के बीच के डिफरेंस हम जान ही नहीं सकते, और दोनों हमें लेसन देते हैं, वो लेसन भी नहीं जान पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में फेलियर, सक्सेस, ये सब कैसे हो गए, ये सबको अब ऑब्जर्व करो, उसकी एक एनालिसिस करो, तब हम जानेंगे। वैसे ही सोसाइटी में भी आपके फेलियर्स दिखते हैं, सक्सेस दिखते हैं, तो वो अगर ऑब्जर्वेटरी नहीं होगी तो सोसाइटी के फेलियर्स ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं फेलियर हो क्यों रहा है, उसके रूट कॉज नहीं जान रहे, इसीलिए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। सोशोलॉजी नहीं, हर सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट सोशोलॉजी के ज़्यादा है क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजी ज़्यादा चलती है। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजी ही बाकी सब्जेक्ट वर्क करते हैं। ऑब्जर्वेशनल इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ कलेक्शन इंफॉर्मेशन इन सिचुएशन वेयर मेथड्स अदर देन ऑब्जर्वेशन कांट प्रूव यूजफुल। सेम पहले वाला जो आपको डिफिनेशन दिया गया था वोटर बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। वो एग्जिट पोल वर्ड आप सुना होगा आपने कि वोटिंग का रिजल्ट आने से पहले एक निष्कर्ष निकालते हैं जनता से सवाल पूछकर। अधिकतर टाइम वो एग्जिट पोल ही रॉन्ग होता है। एग्जिट पोल में नाम किसी और का जनता लेती है, रिजल्ट आएगा तो कोई और जीता हुआ होता है। तो ये डिफरेंट टर्म है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स है जिसके आधार पर ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन जो होते हैं उसमें वो लोग हैं जो चाहते हैं कि चीज़ अगर अच्छी है तो और डेवलप हो, या उसमें कमी है तो उसको सुधार करके उसको बेस्ट बनाया जाए। ये ऑब्जर्वेशन वाले लोग हैं कि हाँ पार्टिसिपेंट कहेंगे
हम इसीलिए पार्टिसिपेंट करें, मोटिव होता है, रीज़न होता है। नॉन पार्टिसिपेंट में ऐसा नहीं होता है, चल रहा है चलने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये उसमें लोग हैं। तो दो टाइप्स के लोग यहाँ पे हैं। इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इन ए स्मॉल एंड प्री लिटरल सोसाइटी। दिस टेक्निक कैन बी इजीली यूज्ड बट इट इज़ बिकम क्विट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल पार्टिसिपेंट कराना मुश्किल है। अगर हम आरक्षण यानी रिजर्वेशन पे बात करेंगे तो सोसाइटी में जनरल कैटेगरी नाराज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें कि उनका अधिकार छीना रहा है। ये थॉट है, रियलिटी ऐसा नहीं होता, रियलिटी डिफरेंट है। तो अब हम किस टॉपिक पे बात करने वाले थे? रिजर्वेशन पे। तो अब थॉट ही डिफरेंट है, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, आपको बात करना भी कॉम्प्लेक्स हो गया, यही एक रीज़न है। उसके बाद अगर हम किसी भी टॉपिक पे लेते हैं तो दूसरा नाराज होगा। ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में पार्टिसिपेंट में भी दिक्कत आती है, नॉन पार्टिसिपेंट में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर रिमेन डिटैच एंड डज नॉट पार्टिसिपेट और इंटरव्यू इन द एक्टिविटीज़। बिल्कुल, अब नॉन पार्टिसिपेंट जो होता है किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। थोड़ा सा हम एग्जांपल लेंगे साइंटिस्ट का, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इलेक्शन क्या हो रहा है, पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, रूल क्या है, देश में जो नियम बन गए उनसे क्या उनका जो बेनिफिशियल है या फिर उनके लिए सही है या उनके लिए गलत है, कोई मतलब नहीं है। ये नॉन पार्टिसिपेंट लोग हैं, तो ये ऐसे ही हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेंट वाले हैं। अगर हम एक कंक्लूजन निकालें परसेंटेज में, तो 60% जो लोग हैं वो पार्टिसिपेंट करते हैं, 40% नहीं करते हमेशा से ही। ये रूल रहा है, चाहे गवर्नमेंट आपके डिक्टेटर हो या डेमोक्रेटिक हो, दोनों में सेम पैटर्न रहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा पार्टिसिपेंट करो तो 60% ही आएंगे। डिक्टेटर में ज़बरदस्ती 90% पार्टिसिपेंट करवाए जाते हैं, 10% वहाँ भी बचते हैं। तो ये कॉमन है, ऐसा है नहीं। हाँ, ऑब्जर्वेशन का क्या बेनिफिशियल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है। ऑब्जर्वेशन से हम ये चीज़ का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चीज़ें कितनी बेटर होनी चाहिए या कैसे करनी है, क्या क्या हमें काम करना है, उस पर हम काम करते हैं। अगर चीज़ें मुश्किल है या नहीं हो पा रहा है तो उसके भी हमें ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष निकाल लेते हैं आसानी से, और उसके जो सॉल्यूशन है वो हमें दिखने लगते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे एक और मैं बोल के जाऊँगा कि स्टूडेंट को बोलते हैं मैथमेटिक्स टफेस्ट सब्जेक्ट है, नो डाउट फिजिक्स टफेस्ट है, केमिस्ट्री है, कईयों को हिस्ट्री भी टफेस्ट लगता है, कईयों को पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफी भी। तो जो सब्जेक्ट में हमें टफेस्ट लगता है हम सिर्फ उसके टफेस्ट पार्ट को ही देख रहे हैं, उसके एलिमेंट्स हमें नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता, इसलिए टफेस्ट है। बेसिक्स पता होगा, एलिमेंट्स पता होगा तो हमें टफेस्ट कभी नहीं लगेगा, वो हमेशा हमारे लिए ईजी सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के भी रीज़न है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया, जो सबने बोला हमने भी वही बोल दिया, इसीलिए वो टफेस्ट है। आपने थोड़ा सा भी बैठ कर देखा नहीं चीज़ों को, इसीलिए टफेस्ट होता है। सॉल्जी में भी चीज़ें अगर कहीं कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो वो भी यही रीज़न है कि हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, सब एक साथ कम्युनिटी बनाकर चल गए। अब उसमें अगर थॉट सही है तब तो सही काम है, अगर थॉट रॉन्ग है तो काम भी रॉन्ग ही होगा। बाकी जो आपके 4 क्वेश्चन थे, जैसे मैंने बोला था आपको, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन कराए जाएंगे, अलग अलग प्रैक्टिस है, तो आपने ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे से आ सके, आप अच्छे मार्क्स ले सकें। एटलीस्ट इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन ड्रॉप आउट ना हो, मिसिंग ना हो। उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट पूछिए, वीडियो कैसा है तो कमेंट में बताया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया, उन सबको एक बार फिर से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।